So good afternoon, student. Today we study about the Femmingus vulgaris. कल मैंने आपको एक्ने कॉन्ग्लोबाटा के बारे में बताया था, 2 डिजीज़ कवर की थी हमने मेडिकल सर्जिकल की. आज हम डिस्कस करेंगे फेमिंगस वल्गैरिस के बारे में. क्या होता है ये, इसके बारे में जानते हैं. मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ. ये क्रॉनिक डिजीज़ है स्किन के ऊपर, जो कि ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन करती है. ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि IgG एंटीबॉडीज़ और HLA-A10 एंटीजन से होता है. ठीक है, ब्लिस्टर्स जिसको हम ब्यूला भी बोलते हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के वजह से फॉर्म होता है. राइट, तो आइए देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में. यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में to the Femmingus vulgaris में. Femmingus vulgaris is a rare autoimmune disease that cause blistering and erosion of the skin and mucous membrane. ये देखिए, autoimmune disease है, एंटीबॉडीज़ ने अटैक किया, ठीक है, स्किन के सेल पर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर, और फॉर्म किया ये ब्लिस्टर और सोर एंड ओवर द स्किन, इस तरीके से. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोड्यूसिंग ऑफ एंटीबॉडीज दैट टारगेट द डेस्मोग्लोबिन प्रोटीन लीडिंग टू लॉस ऑफ सेल एडेशन. ये क्या करता है, ये कैसे कैरेक्टराइज होता है, ये क्या प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है जो कि डेस्मोग्लाइन प्रोटीन्स को लीड करती है और सेल को क्या करती है, सेल एडिशन को लॉस करती है. ठीक है, फिर द एग्जैक्ट कॉज ऑफ फेमिंगस वल्गैरिस इज अननोन. इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो क्या है, अननोन है, पर जो जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इस पे रोल प्ले करते हैं. राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यहाँ पे देखिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है. पेशेंट विथ फेमिंगस वल्गैरिस टिपिकली प्रेजेंट विथ पेनफुल ब्लिस्टर एंड इरोशन ऑफ द स्किन. राइट, यहाँ पे जो पेशेंट है वो फेमिंगस वल्गैरिस से क्या क्या प्रेजेंट हो रहा है, पेनफुल ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, इरोशन ऑफ द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन और माउथ में, और जेनाइटल एरिया में, थॉट में, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, दीज ब्लिस्टर्स आर फर्जाइल एंड कैन रप्चर डेली. ये क्या होते हैं, फर्जाइल होते हैं और ये क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं रोज. रप्चर मतलब खत्म हो जाते हैं. उसके बाद लीडिंग टू अल्सर फॉर्मेशन, ब्लिस्टर्स फट जाते हैं, उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, अल्सर बनाते हैं. ठीक है, सीवियर कॉज कैन रिजल्ट वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट. जो इसका सीवियर केसेस में ये क्या होते हैं, बड़े अमाउंट में बढ़ जाते हैं और है ना, स्किन के म्यूकस मेम्ब्रेन में अफेक्ट करते हैं. उसके बाद ये एक सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी लेफ्ट अनट्रीटेड. जो इससे जो बढ़ रहा है बीमारी, बढ़ना और घटना, वो अनट्रीटेड रह जाता है. अनट्रीटेड मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है. राइट, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में. तो डायग्नोसिस में क्या है, डायग्नोसिस ऑफ फेमिंगस वल्गैरिस इज कंफर्म्ड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल इवेल्युएशन, स्किन बायोप्सी एंड इम्यूनोफ्लोरेंसिस स्टडीज. ये डायग्नोसिस में क्या है, फेमिंगस वल्गैरिस में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लिनिकल इवेल्युएशन क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है ना, बायोप्सी हो रही है इम्यूनोफ्लोरेंस स्टडी के लिए. ठीक है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेंस के लिए क्या है, पैरेलेशनल स्किन जो है वो IgG और C3 डिपोजिट अलोंग द एपिडर्मल सेल सरफेस. जहाँ पे जो सेल का जो सरफेस है ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे सॉल्ट स्लिप स्किन. ठीक है, इसोफेगस, ये इसोफेगस का है. ठीक है,
ये क्लिनिकल पिक्चर, ये देखिए ब्लिस्टर्स दिख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से माउथ के अराउंड में, है ना, बहुत पेनफुल ब्लिस्टर्स, छाले हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स होके फटते हैं और फिर ये इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये इम्यूनोफ्लोरेंस की वजह से होता है। फिर इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेंस में डिटेक्ट करते हैं सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, उसके अराउंड में कितनी एंटीबॉडीज है अगेंस्ट डेसिमोग्लिन 1 and 3 सीरम के साथ, ठीक है, इसमें ये करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करते हैं इसके क्लिनिकल पिक्चर डायग्नोसिस के बाद में इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें जो रिस्क फैक्टर है, एक रिस्क फैक्टर हम ऐड कर लेते हैं यहाँ। इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो मोर कॉमन इन मिडिल और ओल्डर हेल्थ, इसमें सबसे ज़्यादा किस में होता है, मिडिल और ओल्डर एडल्ट जो होते हैं उनमें, और रेसेस का भी बहुत इफेक्ट है इसमें। रेसेस मतलब जो काला गोरा और ये सब, मेलानिन का भी बहुत ज़्यादा ही पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन ड्रग्स, पेनिसिलिन और कार्पिटोल प्रेसिपिटेट। तो ये जो है ये क्या, अगर ये वाले ड्रग्स होते हैं लेते हैं तो फिर इस कंडीशन में भी रिस्क इसके बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ब्लिस्टर अपीयर इन माउथ एंड स्कैल्प। फर्स्टली ब्लिस्टर्स कहाँ पे आता है, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ब्लिस्टर सबसे पहले कहाँ पर आते हैं, माउथ पर, ठीक है, और स्कैल्प पर ऐसे क्रॉस वेव बनाते हुए लार्ज एरिया में, इंक्लूडिंग फेस, नेक, चेस्ट, अम्बिलिकल, ठीक है, और ग्रोइन। फिर अल्सरेशन और ब्लिस्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर एपिडर्मिस के जो डर्मिस सेल है वो सेपरेट हो जाती है बेसल लेयर से, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, रप्चर ब्लिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेन्यूटेड स्किन कॉज करते हैं और क्रस्टिंग और ओजोनोइंग फ्लूइड निकालते हैं और मस्टडी ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह की स्मेल आती है। फिर पेन होता है, लेजन्स में पेन बहुत प्रेजेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद निकोल्सी साइन प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रेशर ब्लिस्टर्स होते हैं ना, प्रेशर लग के ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, वैसे स्प्रेड एडजेसेंट स्किन के अराउंड में पूरी जगह पे फैल जाते हैं, ठीक है। फिर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है ड्यू टू फ्लूइड लॉस होने की वजह से इम्बैलेंस वहाँ पे होने लगता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं इसके अच्छे से, मतलब मैंने आपको बताया स्किन बायोप्सी करना ही है, साथ में इसके एक्ने थायोसिस भी करना है, राइट। फिर यहाँ पे इसके बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, द मेनिस्टी of treatment for Femmingus vulgaris is systemic or corticosteroid to suppress the autoimmune response। ये क्या करते हैं, क्या क्या यूज़ करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करना है जो कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर सके, सप्रेस कर सके, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन लेने से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देंगे, वहाँ पे सप्रेस कर देंगे, है ना। तो ये फेगमिन वल्गैरिस में सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सप्रेस करने के लिए लेना है। उसके बाद यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जैसे कि एजेथोट्रोफिन और माइकोसिलेबट, ये सारी जितनी भी दवाई है ये लेनी है, स्टेरॉइड सप्रेसिंग एजेंट है ये सारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर ये है इंटरवेंशन इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी लाइक प्लाम्स पेरीज और कैन बी कंसिडर्ड एज इन सीवियर रिफैक्ट्री केसेस में ये क्या है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, राइट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट को के बाद कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सो हियर इज द कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फेमिंगस वल्गैरिस इंक्लूड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन टू द स्किन
एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है और म्यूकस मेम्ब्रेन हो में भी दिक्कत जा रही है। फिर लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन इफ यूजेस, ये तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ये क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट दिखाएंगे जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर पेशेंट विद फेमिंगस वल्गैरिस are also increase the risk of depression and anxiety due to chronic nature of disease. डिजीज के क्रॉनिक नेचर की वजह से पेशेंट यहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन भी सफ़र कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इसके प्रोग्नोसिस के बारे में। द प्रोग्नोसिस ऑफ फेमिंगस वल्गैरिस हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली विथ एडवांस इन ट्रीटमेंट ऑप्शन। ये क्या है, इसके प्रोग्नोसिस के बारे में कैसे बात कर रहे हैं कि फेमिंगस जो है ये इम्प्रूव हो सकता है और अच्छी तरीके से एडवांस ट्रीटमेंट के साथ। फिर यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस किया तो इसकी एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। डिजीज़ को हम रिसमिशन मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर हाउएवर द डिजीज कैन बी क्रॉनिक एंड रिप्लेसेस में अकर रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। यहाँ पे अगर रिप्लेसेस हो रहे हैं और क्रॉनिक कंडीशन जा रही है तो यहाँ पे रिक्वायर हो जाएगा लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग करने का, ठीक है। फिर यहाँ पे पेशेंट को एजुकेशन करने की बात आती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट विद फेमिंगस वल्गैरिस शुड बी एजुकेटेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एडरेंस टू ट्रीटमेंट रिजिम्स। यहाँ पे पेशेंट जो फेमिंगस वल्गैरिस है इसमें क्या है, एजुकेट करना है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। फिर यहाँ पे रेगुलर फॉलोअप करना है डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ जो कि मॉनिटर करे इस डिजीज की एक्टिविटी को और इसकी साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे किसी भी मेडिकेशन के थ्रू, राइट। फिर यहाँ पे आता है पेशेंट शुड ऑल्सो बी क्या है, कंसील ऑन प्रॉपर वुंड एंड counseled as a proper wound care and infection prevent strategies। ये क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट जो है ये क्या है, it should be concealed on proper wound care and infection prevent और उसके साथ उसकी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज भी बनी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके रिसर्च ऑफ फेल्योर डायरेक्शंस के बारे में। तो ऑनगोइंग रिसर्च इज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाई द नोवेल थेरेप्यूटिक टारगेट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे वो दिया गया है, ठीक है। एडवांस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसके पैथोजेंस के बारे में, इसकी डिजीज़ की कंडीशन के बारे में। कोलैबोरेटिव इफेक्ट होना चाहिए बिटवीन रिसर्च क्लिनिकल एंड क्लिनिशियंस और पेशेंट एडवोकेसी के लिए। तो इनका एक ग्रुप बनेगा जो कि क्रूशियल एडवांसिंग फेमिंगस वल्गैरिस रिसर्च करेगा, ओके। फिर हम यहाँ पे रिसर्च और डायरेक्शन के बाद हम देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट और सोर्सेज, राइट। सपोर्ट सोर्सेज क्या है इसके, ये देखेंगे, सॉरी अभी हाँ। तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट रिसोर्सेज क्या है, पेशेंट विथ फेमिंगस वल्गैरिस कैन बी बेनिफिट फ्रॉम ज्वाइनिंग सपोर्ट ग्रुप एंड ऑनलाइन communities for sharing experiences and coping strategies बनानी है। patient advocacy organizations such as International Femingus and Femingoid Foundation provide valuable resources and information for patient and caregiver। यहाँ पे पेशेंट की ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग क्या बनानी है, एडवोकेसी करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या केयर गिवर्स जो हैं, जो
वैल्यूबल रिसोर्सेज से रिगार्डिंग है वो क्या करें, पेशेंट और केयर गिवर्स को इन्फॉर्म करें। फिर साइको सोशल सपोर्ट चाहिए पेशेंट को, है ना। पेशेंट की नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, इमोशनल चैलेंजेस सफ़र कर सकता है, क्योंकि एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज है तो ऑब्वियस सी बात है पूरे जगह पे इफेक्ट करेगा, राइट। तो इस वजह से हमको सपोर्ट रिसोर्सेज इसके बनाने हैं। फिर बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो इन कंक्लूजन, फेमिंगस वल्गैरिस इज अ रेयर ऑटोइम्यून डिजीज, ये एक बहुत ही रेयर ऑटोइम्यून डिजीज है दैट कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर इसको अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो फिर, या फिर अर्ली डायग्नोसिस नहीं किया तो ये इसके लिए एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा टू अचीव डिजीज कंट्रोल, इम्प्रूविंग आउटकम्स फॉर पेशेंट। ठीक है। फिर बाय रेजिंग अवेयरनेस, प्रमोटिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट रिसोर्सेज वी कैन बेटर सपोर्ट द इंडिविजुअल अफेक्ट द फेमिंगस वल्गैरिस। इसमें क्या करेंगे, बेटर सपोर्ट के साथ इंडिविजुअल को किसी भी तरह का डिजीज कंडीशन से सफ़र ना करना पड़े, उस वजह से फेमिंगस वल्गैरिस के लिए हम अवेयरनेस और प्रमोट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि लोगों को पता हो। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू वांट, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप ये पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें ध्यान से देखें। ये देखिए इस तरीके से दिख रहे हैं आप, इस तरीके से छाले होते हैं। ये फेमिंग, ये प्रोग्नोसिस का कंडीशन में है। ठीक है। फिर ये देखिए, इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, ये हमने देखा भी होगा कभी किसी के यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ऑटोइम्यून है, फिर एंटीबॉडीज का अटैक हुआ सेल्स पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जिससे ब्लिस्टर्स फॉर्म हुए, सोर्स हुए माउथ और स्किन में। ठीक है। फिर so that's all for today. If you have any doubt regarding the diseases or regarding the disease condition or medical surgical or any kind of doubt you're facing, please let me know in the comment box or in the group. Please do watch my videos so that you get easy notes. And if you have any kind of doubt, please ask. Thanks for watching this video and thank you class. Yeah, tomorrow we study about the psoriasis. ठीक है, हम कल ये पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।